बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम सनान अहमद हसन SP21 BCS 019 और मेरे ग्रुप मेंबर्स हैं उमैर अफजल, मोहम्मद साद अब्बासी एंड उमर मुस्तफ़ा। आज हमारा टॉपिक है बायो वेपन। डायरेक्टली बायो वेपन पे जाने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि बायो वॉर्स क्या होती है। बायोलॉजिकल वॉरफेयर को जम्स वॉरफेयर भी कहते हैं। बायोलॉजिकल वॉरफेयर ऐसी वॉर को कहते हैं जिसमें इन्फेक्शियस एजेंट जैसा कि बैक्टीरिया, वायरसेस, इंसेक्ट्स और फंजाई को इस मकसद से इस्तेमाल किया जाए कि वह इंसानों और जानवरों और पौधों को नुकसान करे या मारे। अब जैसे कि हमें पता लग गया कि बायोलॉजिकल वॉरफेयर क्या होती है, तो हम अब ये देखेंगे बायो वेपन्स क्या होती है। व्हाट इज बायो वेपन्स? जो बैक्टीरिया, वायरस और इंसेक्ट बायो वॉर्स में इस्तेमाल की जाए इंसानों पौधों को नुकसान पहुंचाने के लिए या मारने के लिए, उनको हम क्या कहते हैं? बायो वेपन्स। बायो वेपन्स के बारे में जानने के बाद हम ये देखेंगे कि अब बहुत से ममालिक कन्वेंशनल वॉर्स की जगह बायो वॉर्स को तरजीह दे रहे हैं। इस पे भी यूएन की कुछ मतलब जुरिस्डिक्शन में मतलब कि कोई रिस्ट्रिक्शंस लगी नहीं है, लेकिन बहुत सी कंट्रीज कहती हैं कि अब कन्वेंशनल वॉर से बेहतर है कि हम बायो वेपन्स की तरफ जाएं और बायो वॉर्स को ज़्यादा तरजीह दें। इसकी कुछ वजूहत हैं, चंद वजूहत हम आपको इधर ब्रीफली एक्सप्लेन करते हैं। जिसमें से एक सबसे बड़ी वजह ये है कि इसकी कॉस्ट कम आती है। मतलब कि जो हम यूज़ करते हैं ज़्यादातर बैक्टीरिया, मतलब नेचुरल बैक्टीरिया, फंजाई और वो यूज़ करते हैं, वायरसेस यूज़ करते हैं, तो इसमें हमें कॉस्ट कम आती है, नेचुरली मिल जाते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, नॉट एवरी टाइम बट मोस्ट ऑफ द टाइम हमें ये मिल जाते हैं क्योंकि ये नेचुरल होते हैं। लेकिन जब हम आर्टिफिशियल बनाते हैं तो उसमें हमें कॉस्ट आती है और कई दफ़ा बहुत ज़्यादा कॉस्ट भी आती है, लेकिन वो आर्टिफिशियल्स के केस। दूसरा पॉइंट ये है कि इसमें हमें पता नहीं चलता कि इसको डिप्लॉय किसने किया। जब एक दफ़ा ये एक बायो वेपन डिप्लॉय हो जाए तो इसका कोई ये नहीं कह सकता कि इसको इस कंट्री ने डिप्लॉय किया, कि मेरे पास इस पे 100% यकीन से नहीं कह सकता कि ये इसी कंट्री का काम है कि इसने बायो वेपन डिप्लॉय किया हमारे ऊपर। 100% श्योरिटी नहीं हो सकती। कह सकता है कि शक कर सकता है उसके ऊपर कि वो हो गया है, बायो वेपन हमारे पे इस्तेमाल हो गए, तो क्या पता इस कंट्री ने किया हो। लेकिन वो 100% ये नहीं कह सकता कि ये इसी कंट्री का काम है कि इसने हमारे ऊपर बायो वेपन डिप्लॉय किया और हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। इसको इस्तेमाल करने से किसी इंफ्रास्ट्रक्चर पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। मतलब कि ये जो है ना सिर्फ इन लिविंग थिंग्स का इम्पैक्ट है। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर हमें पता है कि नॉन लिविंग थिंग है तो उसको कोई इफेक्ट नहीं रहता। अब अगली जो लेटर ऑन जब भी हमारी जो वॉर्स होंगी उसमें हमें ये मोस्ट ऑफ द कंट्री इसीलिए इसकी तरफ जा रही है कि अब जब वो किसी कंट्री पे अटैक करें तो उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करने से बेहतर है कि उनके मैन पावर को कम करें ताकि वो उसको उनका इंफ्रास्ट्रक्चर अगली दफ़ा अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, अपनी हेल्पफुल के लिए। जब वो इतना बड़ा कंट्री को वो करेंगे तो वो चाहते हैं कि उसका इंफ्रास्ट्रक्चर भी हमारे किसी काम है। अच्छा, अब जिस तरह किसी चीज़ के एडवांटेज है उस तरह कुछ नुकसान भी हैं, ड्रॉबैक्स भी हैं। उसमें से एक ड्रॉबैक ये भी है कि देखें कि अब बहुत से कंट्रीज जो होते हैं, एक कंट्री ने किसी पे वो कर दिया क्या बायो वेपन डिप्लॉय कर दिया, फायर कर दिया, तो इसमें अब ये है कि बायो वेपन एक बार चल गया तो बियॉन्ड द कॉन्सिक्वेंसेस सबका इम्पैक्ट करेगा। वो ये नहीं देखता कि ये मुझे फेंकने वाले का बॉर्डर है, मुझे डिप्लॉय करने वाले का बॉर्डर है, ये मेरा टारगेटेड बॉर्डर है। वो ये देखेगा कि बस मैं डिप्लॉय होगी, अब जो मेरे पास आएगा, जिधर तक मेरी पावर है, मैं सबको अपने उसके अंदर में जुरिस्डिक्शन के अंदर सबको तबाह कर दूंगा। हर लिविंग थिंग तबाह हो जाएगी। अब ये सब जानने के बाद हम ये देखेंगे कि इसकी हिस्ट्री क्या है बायो वेपन की। तो बायो वेपन जो थी, सबसे पहले आर्टिफिशियल बायो वेपन के बारे में आपको बता दूं कि ऑगस्टा टॉयलेट ने, जो जर्मन एजुकेटेड केमिस्ट थे, उन्होंने 1920 में फ्रांस में इस पे काम शुरू किया था। ऑगस्टा टॉयलेट उनका नाम था। लेकिन अब मैं आपको ये बता दूं कि अब हिस्ट्री में बायो वेपन्स की मैं आपको ये बताऊंगा कि कौन से हमने नेचुरल बायो वेपन इससे पहले इस्तेमाल किए। मतलब कि अब ये तो बायो 1920 है, 1920 मतलब तकरीबन एक सेंचुरी की बात है, लेकिन उससे पहले भी बायो वेपन इस्तेमाल होते रहे हैं। वो नेचुरल बायो वेपन थे, ये थे आर्टिफिशियल बायो वेपन से शुरू जब किया उन्होंने, ये ऑगस्टा टॉयलेट ने किया था। लेकिन अब हम देखते हैं कि कौन कौन से नेचुरल बायो वेपन इस्तेमाल हुए इससे पहले। तो सबसे पहले हम 1155 पे चले जाते हैं। 1155 में पहली दफा बायो वेपन इस्तेमाल किया गया था, जिसको रोमन एम्पायर फेडरिक बारबारोसा ने पानी के कुओं को जहरीला कर दिया था ताकि उधर के लोग, इटली के लोग उसको पिए और वो बीमार हों और उनको इन्फेक्ट करे। ये इटली में टोरंटो में किया गया था। फिर 1347 में मंगोलों ने प्लेग इन्फेक्टेड बॉडीज, मतलब के ताउन से इन्फेक्शियस बॉडीज को ब्लैक सी के पोर्ट के ऊपर रख दी। उस वक्त जो वो पेंसुला, क्रेमन पेंसुला था ना, वो
वहाँ का तजारती मरकज बना हुआ था। तो उनकी तजारत को कम करने के लिए, उनकी उनकी पावर को कम करने के लिए, तजारत उस वक्त जिसकी तजारत ज़्यादा थी उसी के पास ज़्यादा हथियार थे और वही मोस्ट पावरफुल था। तो उनकी पावर को कम करके, उनकी तजारत को कम करने के लिए उन्होंने क्या किया कि उनके टाउन से फैली हुई जो बीमारी से इन्फेक्टेड हुई जो बॉडीज थी वो किधर रखती, दीवारों पर रखती, जिससे उनको उनकी तजारत को बहुत इम्पैक्ट हुआ और बड़ा नुकसान हुआ उसको। फिर 1495 में स्पेनिश फोर्सेस ने फ्रेंच को लेप्रोसी पेशेंट्स से मिली हुई शराब पिलाई। लेप्रोसी पेशेंट होते हैं जिनके स्किन पे ना डार्क और वाइट पैचेस आ जाते हैं, तो उनसे उनके डिजीज से मिली शराब पिलाई ताकि उनकी मैन पावर कम की जा सके, ताकि वो सोल्जर्स बहुत ज़्यादा थे उनके, तो उनको कम करने के लिए उन्होंने ये पिलाई, तो उनको बहुत नुकसान हुआ, वो बहुत से लोग उनके इन्फेक्ट हुए और मरे भी इससे बहुत से लोग। फिर 1650 में पोलिश ट्रूप मतलब पोलैंड के ट्रूप्स ने क्या किया कि पागल कुत्तों को ना अपने पागल कुत्तों को अपने एनिमीज पे छोड़ दिया और उनसे कटवाया, ताकि वो उनको उनको क्योंकि पागल कुत्ता काट दे तो बहुत कम चांसेस होते हैं कि वो हम बच सके, तो इसलिए उन्होंने उस पे ये अरबस इसी को इसको भी उन्होंने बायो वेपन्स के बायो वार्स के अंदर रखा। फिर 1675 में पहली दफा जहरीली गोलियां इस्तेमाल की। किस किस ने की? जर्मन और फ्रांस ने, जिनमें फ्रेंच को इनमें बहुत नुकसान हुआ, आपस में दोनों को बहुत नुकसान हुआ। तो फिर उन्होंने आपस में वायदा किया कि हम जंग करेंगे, बेशक जंग करेंगे, हम लोग के नजरियात नहीं मिलते, हम जंग करेंगे, लेकिन हम पॉइजन बुलेट इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि इससे जब एक दफा लग जाए तो ये उस बंदे के बचने के 0% चांस ऑलमोस्ट रह जाते। फिर 1763 में ब्रिटिश ने शॉनी और लेनापी कम्युनिटीज को स्मॉल पॉक्स से कंटेमिनेटेड ब्लैंकेट्स दी गई, जो उम्मीद की गई कि उनको बहुत इन्फेक्ट करेंगी, तो ताकि ना वो इनके नेटिव में थे अमेरिकन के, तो वो नहीं चाहते थे कि ये यहाँ पे बसे, तो इन्होंने इसको करने के लिए ना इन्फेक्ट करने के लिए, उनको इम्पैक्ट देने के लिए, क्योंकि वो एक बहुत दोनों कम्युनिटी बहुत स्ट्रांग थी, तो उनको थोड़ा वीक करने के लिए ना ये हरबा इस्तेमाल किया। 1797 फिर नेपोलियन आर्मी ने मलेरिया को तेजी से फैलाने के लिए, इटली में मलेरिया फैलाने के लिए उन्होंने क्या किया कि ना गिरदोनवा में ना उसकी सैलाब की कैफियत पैदा कर दी। सैलाब आया तो हवा जो थी, हवा का रुख सारा उस इटली की तरफ हो गया, तो उस हवा की वजह से और पानी की वजह से उधर ना मलेरिया फैलने लग गया और बहुत तेजी से फैला, जिसने उनको बहुत इम्पैक्ट किया। 1863 में मंसूबे के तहत येलो फीवर से कंटेमिनेटेड जो कपड़े थे लोगों के, वो उन्होंने यूनियन मिलिट्री के यूनिट्स को दिए, जिससे उनको, ताकि उनमें वबा फैल सके, ताकि वो वबा फैले और उनको इन्फेक्ट करे। अब हम देखेंगे कौन कौन से मुल्क हैं जो आर्टिफिशियल बायो वेपन्स पे काम कर रहे हैं और तेजी से काम कर रहे हैं, ये जिनके पास बायो वेपन मौजूद है। हालांकि ये एक मतलब कि वो है, रिस्ट्रिक्शन है कि कोई भी नहीं रख सकता, लेकिन मतलब कि छुपा के किस किस कंट्री ने रखी हुई। इसमें टोटल 17 कंट्रीज हमारे लिस्ट में है, लेकिन आपको स्क्रीन पे 11 कंट्री नजर आ रही है, जिसमें यूएसए है, लीबिया है, इसराइल है, सीरिया है, इराक है, ईरान है, रशिया है, चाइना है, ताइवान है, साउथ कोरिया है, नॉर्थ कोरिया। फिर अब हम देखेंगे कि क्या पाकिस्तान के पास कोई बायो वेपन है? Does पाकिस्तान हैव एनी बायो वेपन? तो इसका जवाब ये है कि पाकिस्तान ने ना बायोलॉजिकल एंड टॉक्सिक वेपन्स कन्वेंशन पे 1972 में साइन किया और 1974 में इस पर रेक्टिफिकेशन हुई थी। तो इसके मुताबिक पाकिस्तान कभी बायो वेपन नहीं बना सकता, लेकिन अमेरिका और इंडिया ये कंस्पिरेसी करता है कि पाकिस्तान सी पैक की छतरी के नीचे एक बायो वेपन पे काम कर रहा है, लेकिन ये कंस्पिरेसी है, इस पे कोई हकीकत नहीं है, कोई वो नहीं है, मतलब कि इसमें कोई सही वो नहीं है, कोई 100% वो नहीं कर सकता कि इसके पास है ही है कि नहीं, मतलब कि काम करे नहीं 100%, क्योंकि मैंने आपको पहले इसमें बताया कि इसमें यही प्रॉब्लम है कि इसमें कोई 100% बात कर ही नहीं सकता कि बायो वेपन कोई बना रहा है नहीं बना रहा, बायो वेपन किसने चलाया, किस तरह चलाया, इसमें कोई 100% श्योरिटी दे ही नहीं सकता। अब हम देखेंगे कि कोशिश करेंगे कि देखें कि क्या सेफ्टी में लिए जा सकते हैं कि जब बायो वेपन डिप्लॉय हो जाए तो उससे कैसे बचा जा सकता है। रिस्पिरेटरी प्रोटेक्टिव डिवाइसेस पहन के, फेस मास्क यूज करके, ग्लव्स, पेटल्स, ड्रेसेस यूज करके, ओवर बूट यूज करके। मोस्ट ऑफ ये है, इसका मकसद ये है कि आप ना आपके साथ वो कि स्किन के साथ कम से कम इंटरेक्ट कर सके उस माहौल की चीजें। क्यों? ताकि वो आपसे इंटरेक्ट करेगा तो वो आपको ज्यादा इम्पैक्ट करेगा। जितना आप उसे स्किन से वो ओपनली इंटरेक्ट करेगा तो वो आपके साथ आपके अंदर डिजॉल्व होने की ज्यादा कैफियत रखता है।
लेकिन फिर अब ये भी है कि हम फिर जैसे कोविड वाला वो था, लेकिन कोविड अब ये हम कह सकते हैं कि कोविड एक बायो वेपन था कि नहीं, ये आपको आगे उमर मुस्तफ़ा बताएंगे। लेकिन मैं अपने उसको यही क्या अपने टॉपिक तक कंसाइज रखता हूँ इसको। लेकिन अब मैं आपको ये बता दूं कि ये सारी प्रिकॉशनी मेरे इस्तेमाल करने के बाद ये आपको 100% श्योरिटी नहीं देते कि आप इस बायो वेपन से बच जाएंगे। 100% श्योरिटी नहीं है, क्योंकि बायो वेपन एक ऐसी वो है कि वो आप उससे जितना बच सकते हैं, मतलब जितना आप कम इम्पैक्ट करें वो बदलेगा। 100% आपको श्योरिटी कभी भी नहीं ये देगा। अब नेक्स्ट आपको उमैर बताएंगे कि वर्ल्ड वॉर में कौन कौन सी बायो वेपन इस्तेमाल हुई थी और ये बायो वेपन जो थी कैसे बनाई जाती हैं। थैंक यू फ्रॉम माई साइड। हेलो, आई एम मोहम्मद उमर अफजल एंड आई एम फ्रॉम BCS 3A। आज मैं बायोलॉजिकल वॉरफेयर्स के बारे में बात करूंगा कि ये वॉर्स में कैसे यूज़ हुए, कौन सी वॉर्स में यूज़ होते रहे हैं, और इसके बाद मैं नेक्स्ट मूव करूंगा कि ये मैन्युफैक्चर किस तरीके से किए जाते हैं। बायोलॉजिकल वॉरफेयर सबसे पहले वर्ल्ड वॉर 1 में यूज़ किए गए थे जर्मन्स की तरफ से मुख्तलिफ कंट्रीज़ के ख़िलाफ़, जैसे कि रशिया, मेसोपोटामिया और फ्रांस वगैरह। इसमें सबसे मेजर जो वॉरफेयर्स यूज़ किए गए थे उनमें से एक एंथ्रेक्स और दूसरी ग्लैंडर्स थी। एंथ्रेक्स एंथ्रेक्स हमारे पास डेडलीस्ट बायोलॉजिकल वॉरफेयर है एवर मेड बाय ह्यूमन। ये इसकी टेस्टलेस, ओडोरलेस और कलरलेस कैरेक्टरिस्टिक है जो कि इसको डेडलीस्ट बनाती है। अब ये एक इन्फेक्शियस डिजीज़ है जो कि बैसिलस एंथ्रेसिस एक रॉड शेप बैक्टीरिया है, उसकी वजह से कॉज होती है। अब ये नॉर्मली तो सिर्फ इफेक्ट करता है सिर्फ डोमेस्टिक और वाइल्ड एनिमल्स को, लेकिन कुछ कंडीशंस में ये ह्यूमंस को भी अफेक्ट कर सकता है। वो किस तरीके से कि ये स्किन, लंग और बाउल डिजीज़ कॉज कर देता है जो कि डेडली होती हैं। अगर हम सिर्फ लंग्स के केस में देख लें तो ये जब इनहेल किया जाता है तो ये लंग्स के ज़रिए ब्लड स्ट्रीम में एंटर हो जाता है, जहाँ पे ये रेप्लिकेट करके तो लिम्फ नोड्स क्रिएट कर देता है जो कि टॉक्सिन्स रिलीज़ करते हैं और बाद में वो मौत की वजह बनते हैं। ग्लैंडर्स एक कॉमनली हॉर्स रिलेटेड डिजीज़ है। अब जैसे कि हम जानते हैं कि वर्ल्ड वॉर 1 में मोर देन 6 मिलियन हॉर्सेस इन टोटल जो हैं वो यूज़ किए गए थे। अब ये जर्मन्स की तरफ से ये वेपन जो है यूज़ की गई थी अपने राइवल्स के हॉर्सेस के ख़िलाफ़ हार्म करने के लिए। ग्लैंडर्स ग्लैंडर्स अब एक बैक्टीरियम बोलकल्डेरिया माले जो है उसकी वजह से ये एक इन्फेक्शियस डिजीज़ है जो कि कॉज होती है। अब ये डिजीज़ नॉर्मली तो सिर्फ रिलेटेड है हॉर्सेस से, लेकिन इसी के साथ साथ ये अदर एनिमल्स जैसे कि मैमल्स और डंकीज, म्यूल्स को भी अफेक्ट करती है ह्यूमंस के साथ साथ। अब ये अफेक्ट किस तरीके से करती है कि ये नोडुलर लीजन्स क्रिएट कर देती हैं रेस्पिरेटरी म्यूकोसाई में। अब नोडुलर लीजन्स और म्यूकोसाई क्या है? नोडुलर लीजन्स जो हैं वो हमारे पास एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ टिश्यू होती हैं किसी भी जिस्म के हिस्से में, और म्यूकोसाई क्योंकि ये रेस्पिरेटरी डिजीज़ है तो ये रेस्पिरेटरी म्यूकोसाई जो है इंटरनल म्यूकस मेम्ब्रेन जो है उसको म्यूकोसाई कहा जाता है। उस जगह पर जो है ये नोडुलर लीजन्स लाइक एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ टिश्यू जो है वो कॉज करती है, जिसकी वजह से ये डिजीज़ जो है हार्मफुल है। नेक्स्ट जो हमारे पास वर्ल्ड वॉर 1 में डिजीज़ यूज़ की गई थी वो कॉलरा थी, लेकिन ये माइनर डिजीज़ थी तो इसका इतना इफेक्ट नहीं है। अब ये कॉलरा जो है वो एक बैक्टीरिया वाइब्रियो कॉलराई जो है उसकी वजह से ये कॉज होता है, जिसकी रॉड शेप होता है लेकिन डिफरेंट नंबर ऑफ टेल्स जो हैं वो उसकी होती हैं। अब ये एक डायरियल डिजीज़ है तो इसकी जो कॉजेज़ हो सकती हैं वो लूज स्टूल, लेग क्रैम्प्स, थर्स्ट और वॉमिटिंग जो हैं वो इससे रिलेटेड डिजीज़ हैं। अब हमारे पास वर्ल्ड वॉर 2 नेक्स्ट आ जाती है। वर्ल्ड वॉर 1 में हम देख चुके हैं कि सिर्फ जर्मन्स की तरफ से जो है वो मेजरली बायो वेपन्स जो है वो यूज़ की गई थी, लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 में ब्रिटिशर्स, जापानीज़ और अमेरिका ने भी इनको काउंटर करने के लिए डिफरेंट नंबर ऑफ बायोलॉजिकल वॉरफेयर्स जो हैं वो क्रिएट किए थे। अब वर्ल्ड वॉर 2 के मेजर बायोलॉजिकल वॉरफेयर्स जो थे उनमें एक एंथ्रेक्स, सेकेंड बॉटुलिज्म, थर्ड ब्रूसलोसिस थे। अब एंथ्रेक्स के बारे में क्योंकि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं तो अब हम इससे आगे मूव करेंगे। बॉटुलिज्म एक बैक्टीरिया जो कि क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम है उसकी वजह से कॉज होती है। ये एक रेयर डिजीज़ है लेकिन सीरियस इलनेसेस कॉज कर सकती है एक टॉक्सिन की वजह से जो कि बॉडी नर्व्स को अफेक्ट करता है। अब इसकी सिम्टम्स अगर देख ली जाए तो उसमें डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग, मसल पैरालिसिस और अगर सीरियस कंडीशंस में ये डेथ भी कॉज कर सकती है।
नेक्स्ट हमारे पास ब्रूसलोसिस आ जाता है, जो कि एक बैक्टीरिया जो ब्रूसेला कहलाता है उसकी वजह से कॉज होता है। अब ये नॉर्मली अफेक्ट तो सिर्फ कैटल और पेट एनिमल्स को ही करता है, लेकिन ट्रांसफ़र ये उसी कंडीशन में होगा जब इन कांटेक्ट हो। नेक्स्ट हमारे पास इसके सिम्टम्स आ जाते हैं, जिसमें आर्थराइटिस और विथर्स इन हॉर्सेस के अलावा भी बहुत सारी मैनी डिजीज़ हैं जो इसकी वजह से कॉज होती हैं। बायोलॉजिकल वॉरफेयर्स इन वॉर्स में हमारे पास लास्ट टॉपिक है कोल्ड वॉर्स का। कोल्ड वॉर्स के जो बायोलॉजिकल वॉरफेयर्स हैं उनकी कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक जो उनके नंबर्स हैं वो 8 to 5 फ्लक्चुएट करते हैं, लेकिन नॉर्मली जो यूज़ हुए थे उनमें एंथ्रेक्स, बॉटुलिज्म, ग्लैंडर्स, प्लेग, ब्रुसेलोसिस और टुलेरेमिया जो है वो कॉमन है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आ जाता है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बायो वेपन्स का। बायो वेपन्स क्योंकि नंबर ऑफ स्टेप्स में प्रोड्यूस होती हैं तो हम लोग ईच स्टेप को इन डिटेल आगे कवर करेंगे। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बायो वेपन्स में हमारे पास सबसे पहला स्टेप आ जाता है चूजिंग एन एजेंट का। एजेंट अब हमारे पास क्या होते हैं? एजेंट हमारे पास वो फैमिली ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें से हम लोग कोई एक ऑर्गेनिज्म यूज़ करते हुए बायो वेपन बनाते हैं। अब ये फैमिलीज डिफरेंट कैटेगरीज की होती हैं, जिनमें से 5 कॉमन है, जो कि बैक्टीरिया, वायरसेस, टॉक्सिन्स, रिकेट्सी और फंजाई है। अब इन कैटेगरीज के अलावा हमारे पास कुछ सब फैक्टर्स होते हैं, लाइक वायरुलेंस, इंक्यूबेशन, लिथैलिटी, ट्रांसमिसिबिलिटी, जिनकी बेस पे ये एजेंट सेलेक्ट किए जाते हैं फर्दर प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग बायोलॉजिकल वेपन। मैन्युफैक्चरिंग में एक्वायरिंग द एजेंट हमारे पास सेकंड स्टेप आ जाता है, जिसमें 3 वेज एजेंट को एक्वायर करने के लिए कॉमन है। फर्स्टली हम लोग माइक्रोबायोलॉजिकल लैब्स या बैंक्स में देखते हैं कि किस जगह वो एजेंट अवेलेबल है, वहाँ से बाय कर लिया जाए। सेकेंडली हम लोग नेचुरली अपने इन्वायरमेंट में देखते हैं कि किस जगह से वो एक्वायर किया जा सकता है। थर्डली मेड फ्रॉम स्क्रैच, इसका मतलब ये है कि हम लोग ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जेनेटिक कोड ऑफ अ पैथोजन जो है उसको ऑल्टर करते हैं और वहाँ से एजेंट एक्वायर कर लेते हैं। नेक्स्ट अब हमारे पास प्रोडक्शन मेथड एंड स्टेबलाइजेशन ऑफ द एजेंट आ जाता है। अब प्रोडक्शन मेथड का मतलब ये है कि हमारे पास शुरू में क्योंकि सिर्फ स्मॉल क्वांटिटीज़ प्रोड्यूस हो रही होती हैं जिनको हम लोग लेटर ऑन मैस प्रोड्यूस करते हैं, तो इस स्टेप में हम लोग बेसिकली वो मेथड यूज़ करते हैं बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ एजेंट, कि जिसको यूज़ करते हुए हम लोग बाद में मैस प्रोड्यूस कर सकें उसे। नेक्स्ट स्टेबलाइजेशन ऑफ द एजेंट का मतलब ये है कि हम लोगों को जैसे ये पता है कि बायोलॉजिकल वेपन्स क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ज़रिए बनती हैं और लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं उनकी डेथ भी होती है, तो इसमें हम लोग बेसिकली उनके मेटाबॉलिज्म को स्लो कर देते हैं कि जिसके ज़रिए हम लोग उनको स्टॉक पाइल कर सकें और जब उनके यूज़ का वक्त आए तो उन एजेंट्स की डेथ ना हुई हुई हो। नेक्स्ट हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ द एजेंट्स आ जाता है। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हम लोग उसी स्मॉल क्वांटिटीज़ जो बनाई हुई होती हैं उन्हीं को और ज़्यादा लीथल कर देते हैं। उनके लिए हमारे पास कुछ फर्दर प्रोसेसेस होते हैं जिसके ज़रिए हम लोग ये अचीव करते हैं, जिसमें हमारे पास वैक्यूम फिल्ट्रेशन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, प्रेसिपिटेशन और सेंट्रीफ्यूगेशन जो है वो यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट अब हमारे पास डिलीवरी मेथड एंड फील्ड टेस्टिंग आ जाती है। अब डिलीवरी मेथड को अगर देखें तो डिलीवरी मेथड हमारे पास वो एक्चुअल मेथड है जिसके ज़रिए बायोलॉजिकल वॉरफेयर डिप्लॉय किया जाता है। अब इसमें एरोसोल और टाइनी पार्टिकल्स जो हैं वो कॉमन डिलीवरी मेथड्स हैं, लेकिन कुछ कंडीशंस में टिक्स भी यूज़ की जाती हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास फील्ड टेस्टिंग आए, तो फील्ड टेस्टिंग में हम लोग कंट्रोल एनवायरनमेंट में जो है वो एनिमल्स पे ये वेपन टेस्ट करते हैं, लेकिन कुछ कंडीशंस में लाइक जापान जो है वो अपने प्रिजनर्स पे जो है ये वेपन्स बायोलॉजिकल वेपन्स जो हैं वो टेस्ट करता है। नेक्स्ट और लास्ट अब हमारे पास मैस प्रोडक्शन एंड स्टॉक पाइलिंग का आ जाता है। मैस प्रोडक्शन का मतलब यह है कि जो हम लोगों ने शुरू में स्मॉल क्वांटिटीज़ में बायो वेपन्स बनाई थी उनको हम लोग यहाँ पे लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस करते हैं थ्रू बायोरिएक्टर्स एंड फर्मेंटर्स अंडर सूटेबल कंडीशंस। अब सूटेबल कंडीशंस का मतलब क्या है कि लाइक अगर हम लोग एग्जांपल अपनी लें एज अ ह्यूमन, हम लोगों को भी अब कुछ कंडीशन है जिसमें हम लोग सर्वाइव कर सकते हैं और कुछ में नहीं। तो यही कंडीशंस हम लोग क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिजम्स हम लोग यूज़ कर रहे थे तो उनके लिए भी चाहिए होती है उनको सर्वाइव करने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास स्टॉक पाइलिंग आ जाती है। अब स्टॉक पाइलिंग का मतलब ये है कि हम लोगों ने मैस प्रोडक्शन उसकी कर तो ली है वेपन्स की, तो हम लोगों ने उसको स्टोर किधर करना है, तो उसका मतलब स्टॉक पाइलिंग है। अब क्योंकि ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं तो हम लोग उसको स्टेबलाइज भी करा देते हैं, लेकिन हर लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो डेथ उसकी होती है, तो इस वजह से ये इंडेफिनेटली लास्ट नहीं करते। My name is Mohammad Saad Basi and registration number FA20BCS 103.
आज मैं जो टॉपिक कवर करूंगा वो है यूएन रूल्स अबाउट बायो वेपन्स, डिस्ट्रक्शन ड्यू टू बायो वेपन्स। यूएन रूल्स अबाउट बायो वेपन्स। 1969 में प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन ने यूएस बायोलॉजिकल ऑफेंसिव प्रोग्राम खत्म कर दिया। 10 अप्रैल 1972 में बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन हुआ, जो कि बायोलॉजिकल एंड टॉक्सिक वेपन की प्रोडक्शन को ख़त्म करने के लिए हुआ। ये माहिदा 183 नेशंस के दरमियान एक माहिदा कायम किया गया और इसमें इसको 26 मार्च 1975 में अमल में लाया गया। इस माहिदे में 8 आर्टिकल्स थे, जिसमें आर्टिकल 1 और आर्टिकल 2 में बायोलॉजिकल वेपन को ख़त्म करने का जिक्र हुआ। आर्टिकल 1 के मुताबिक कोई भी बायोलॉजिकल वेपन बनाने या स्टॉक करने या खरीदने की पर पाबंदी है, और आर्टिकल 2 के मुताबिक तमाम बायोलॉजिकल वेपन को तबाह कर दिया जाए या पीसफुल पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाए। आर्टिकल 3 के मुताबिक किसी किस्म के बायो वेपन के बनाने या बनाने में मदद करने या मुंतकिल करने पर पाबंदी थी। आर्टिकल 4 के मुताबिक नेशनल अथॉरिटीज BW अगर कोई BWC की खिलाफ वर्जी करे उसके खिलाफ नेशनल अथॉरिटीज एक्शंस लेंगी। आर्टिकल 5 के मुताबिक बायलैटरल और मल्टीलैटरल पर मशवरा करने और BWC के मकसद में होने वाले किसी भी मसाइल को हल करने में तावन किया जाएगा। आर्टिकल 6 के मुताबिक अगर किसी पर इल्ज़ाम लगता है कि इसने BWC की खिलाफ वर्जी की और इसकी खिलाफ वर्जी की और इसके खिलाफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को रिक्वेस्ट करे और इस मामले को इन्वेस्टिगेट करेंगे और इस मामले को क्लियर करेंगे। आर्टिकल 7 के मुताबिक अगर कोई मुल्क BWC की खिलाफ वर्जी के वजह से खतरे में है, इसकी मदद की जाएगी। आर्टिकल 10 के मुताबिक हर एक मुल्क को जो मुआहदे में शामिल है वो पुरअमन मकासद के लिए साजो सामान, मवाद और मालूमात की मुमकिन तबादला की सहूलत फराहम करेगा और उसमें हिस्सा लेगा। इसके बाद आता है डिस्ट्रक्शन ड्यू टू बायो वेपन्स। डिस्ट्रक्शन ड्यू टू बायो वेपन्स में जो है 1932 में जापान ने बायोलॉजिकल वेपन्स यूज की चाइना यूनिट में, जो कि प्रिजनर्स के खिलाफ थी। प्रिजनर्स पर एक्सपेरिमेंट था, जो कि डिफरेंट कंट्री से थे, रशिया, यूनाइटेड स्टेट्स एंड ऑस्ट्रेलिया। उन्होंने प्रिजनर्स को जो है डिफरेंट बायो वेपन से जो है इन्फेक्ट किया, और जिसमें बैसिलस एंथ्रेक्स था, शिंगेला स्पीशीज थी और वाई पेस्टिस था। तकरीबन 3000 प्रिजनर इसकी वजह से इफेक्ट हुए थे। इसके बाद जो है 1941 में जापानीज ने चाइना के एक टाउन शेंगते में बायो वेपन यूज की, जिसका जो बैकफायर्ड हुई थी, जिसकी वजह से जापानीज ट्रूप को तकरीबन 1700 ट्रूप्स जो हैं वो इसका हिस्सा बने थे। इसके बाद 1981 में भगवान श्री रजनीश के फॉलोअर्स ने जो है 10 रेस्टोरेंट में जो है वाइब्रोक्लोरिया मिक्स किया था, जिसकी वजह से तकरीबन 750 लोग जो थे हुए थे इसका शिकार बने थे, और इसका मकसद था इलेक्शन के दिन वोटर्स को बीमार करने का था। अच्छा, इसके बाद उमर मुस्तफ़ा आएंगे, वो बताएंगे। Assalamu alaikum. My name is Umar Mustafa and my roots belongs to the BCS 3A section. Today the topic of my presentation is क्या COVID-19 एक बायो वेपन है या नहीं है। इस चीज़ के लिए आप तक ये बताना बहुत ज़रूरी है कि COVID-19 हमारे पास क्या होता है।
अगर मैं अब बात करूँ कोविड-19 हमारे पास क्या था, तो कोविड-19 हमारे पास एक डिजीज है जो कि एक वायरस की वजह से है, जिसका नाम था SARS-CoV-2। कोविड-19 की वजह से लोगों को सांस लेना बहुत मुश्किल हो गया था। खांसी, जुकाम, नजला, खांसी का माना, इस तरह के मुख्तलिफ सिम्टम्स आ गए थे, जिसकी वजह से कोविड-19 आ गया। कोविड-19 का शुरू में एट द स्टार्ट ऑफ बिगनिंग कोई हमारे पास स्पेशल ट्रीटमेंट मौजूद नहीं था। अगर हम देखें टोटल 5 मिलियन लोगों की डेथ हो चुकी है कोविड-19 की वजह से, और 246.7 मिलियन कंफर्म कोविड-19 के केसेस आ चुके हैं हमारे पास, और 4601 न्यू डेथ आ चुकी है हमारे पास, और 3,06,608 न्यू केसेस आए हैं अकॉर्डिंग टू द BBC न्यूज 1 नवंबर। तो इस वक्त तक हमने ये चीज को जान लिया है कि कोविड-19 हमारे पास क्या होता है। अब अगर मैं अपने मेन टॉपिक की तरफ आऊं और आपको बताऊं कि क्या कोविड-19 एक बायोवेपन है या नहीं, तो मैंने इस चीज को वाज़ह करने के लिए इस चीज को 2 पॉइंट्स में डिवाइड कर दिया है। पहली, द न्यूज रिलेटेड टू द कोविड-19। उस वक्त जो न्यूज चल रही थी कोविड-19 के मुतालिक, उसका मैंने एक सेपरेट पॉइंट बना लिया, और जो थ्योरीज एट दैट टाइम थी उसका मैंने एक सेपरेट पॉइंट बना लिया। तो अगर मैं न्यूज की बात करूं, तो रशिया के अंदर एक पोल को ऑर्गेनाइज करवाया गया। उससे क्या हुआ, बहुत से रशियंस ने ये दावा कर दिया कि कोविड-19 एक बायोवेपन है। अब ये एक बहस चली कि कोविड-19 क्या चाइना का भेजा हुआ एक वेपन तो नहीं है, या चाइना ने खुद इसको इंट्रोड्यूस करवाया है लोगों को तबाह करने के लिए। तो ये एक बहस अब तक हमारे पास मौजूद थी। तो अगर मैं बात करूं कि कोविड-19 एक हमारे पास बायोवेपन है या नहीं, तो उसको हम नेक्स्ट स्लाइड्स के अंदर क्लियरली डिटेल से एक्सप्लेन करते हैं। तो इस वक्त तक हमने ये चीज को जान लिया है कि कोविड-19 हमारे पास क्या होता है। अब अगर मैं अपने मेन टॉपिक की तरफ आऊं और आपको बताऊं कि क्या कोविड-19 एक बायोवेपन है या नहीं, तो मैंने इस चीज को वाज़ह करने के लिए इस चीज को 2 पॉइंट्स में डिवाइड कर दिया है। पहली, द न्यूज रिलेटेड टू द कोविड-19। उस वक्त जो न्यूज चल रही थी कोविड-19 के मुतालिक, उसका मैंने एक सेपरेट पॉइंट बना लिया, और जो थ्योरीज एट दैट टाइम थी उसका मैंने एक सेपरेट पॉइंट बना लिया। तो जैसा कि हमने न्यूज को एट द टाइम ऑफ बिगनिंग ऑफ कोविड-19 डिस्कस कर लिया है, तो अगर हम थ्योरीज की बात करें तो थ्योरीज हमारे पास 2 हैं। एक थ्योरी हमें ये कहती है कि जब चाइना के अंदर स्टार्टिंग में चाइना में क्या हुआ था, एक्सीडेंटली वुहान एक सिटी है चाइना में, उसकी एक लैब है जिसे हम वुहान लैब कहते हैं। वहां पे बायोलॉजी से एक एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर रहे थे। उस एक्सपेरिमेंट के नतीजे में कोविड-19 को प्रोड्यूस हो गया था। सेकेंड थ्योरी हमें यह कहती है कि चाइना ने जानबूझकर चाइना लॉन्च द बायोलॉजिकल अटैक। चाइना ने जानबूझकर एक बायोलॉजिकल अटैक को लॉन्च किया ताकि वो तमाम कंट्रीज की इकोनॉमिकल पावर, उनकी इंडस्ट्रियल पावर को तबाह कर सके। तो इस वक्त तक हमने ये चीज को जान लिया है कि कोविड-19 हमारे पास क्या होता है। अब अगर मैं अपने मेन टॉपिक की तरफ आऊं और आपको बताऊं कि क्या कोविड-19 एक बायोवेपन है या नहीं, तो मैंने इस चीज को वाज़ह करने के लिए इस चीज को 2 पॉइंट्स में डिवाइड कर दिया है। पहली, द न्यूज रिलेटेड टू द कोविड-19। उस वक्त जो न्यूज चल रही थी कोविड-19 के मुतालिक, उसका मैंने एक सेपरेट पॉइंट बना लिया, और जो थ्योरीज एट दैट टाइम थी उसका मैंने एक सेपरेट पॉइंट बना लिया। तो इस वक्त तक हम अब 3 चीजों को अंडरस्टैंड कर चुके हैं। सबसे पहली चीज कि कोविड-19 हमारे पास क्या होता है। दूसरी चीज कि स्टार्टिंग के अंदर क्या न्यूज चल रही थी कोविड-19 के मुतालिक। थर्ड चीज कि कोविड-19 के मुतालिक जो 2 थ्योरीज थी वो हमारे पास क्या थी। तो अब मैं इस चीज को साबित करूंगा कि क्या कोविड-19 एक बायोवेपन है या नहीं है। तो इसके लिए मैंने कोई रिसर्च की है जो मैं आपको शो करवाता हूं। तो अगर मैं बात करूं तो टाइम्स एक फेमस न्यूज़पेपर है।
तो 23 फरवरी 2020 के अंदर टैपिस टाइम्स के अंदर लिखा गया कि जो कोविड-19 है उसको सिंथेटिकली हमारे पास क्रिएट किया गया है। सेकंड, अगर मैं नेशनल ताइवान यूनिवर्सिटी की बात करूं तो उसने वुहान इंस्टीट्यूट को खुद ब्लेम किया कि वो ही जिम्मेदार है कोविड-19 का। तो अगर मैं बात करूं कि जो पोल करवाया गया था और उससे कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने कलेक्ट की, तो उससे क्या हुआ, उससे बिलीव कर लिया लोगों ने कि कोविड-19 जो वायरस है वो अपीयर हुआ है विदाउट द ह्यूमन इंटरवेंशन, मतलब किसी इंसान ने इसको नहीं बनाया बल्कि ये खुद ब खुद जनरेटेड हुआ वायरस है। तो इस वक्त तक हम अब 3 चीजों को अंडरस्टैंड कर चुके हैं। सबसे पहली चीज कि कोविड-19 हमारे पास क्या होता है, दूसरी चीज कि स्टार्टिंग के अंदर क्या न्यूज चल रही थी कोविड-19 के मुतालिक, थर्ड चीज कि कोविड-19 के मुतालिक जो 2 थ्योरीज थी वो हमारे पास क्या थी। तो अब मैं इस चीज को साबित करूंगा कि क्या कोविड-19 एक बायो वेपन है या नहीं है। तो इसके लिए मैंने कुछ रिसर्च की है जो मैं आपको शो करवाता हूं। अब यहां तक आपने एक चीज तो देखी कि कोविड-19 को बाज लोग कह रहे थे कि ये एक बायो वेपन है और बाज कह रहे थे एक बायो वेपन नहीं है। तो अगर मैं बताऊं कि एक्चुअली में कोविड-19 कहां से आया, तो जब जो मैंने आपको बताया पहले भी कि वुहान सिटी के अंदर एक वुहान लैब थी, वहां पे एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया। उस एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ, चाइनीज गवर्नमेंट ने क्या किया था, एक पेंगोलिन वायरस लिया और बैट वायरस लिया। जो पेंगोलिन है ये असल में एक वायरस नहीं है, ये पेंगोलिन एक किस्म का एनिमल है, लेकिन हम इसको बाद में पेंगोलिन वायरस कह दिया गया था। तो जब पेंगोलिन वायरस और बैट वायरस का इन्होंने कॉम्बिनेशन करवाया तो उसके नतीजे में हमारे पास SARS-CoV-2 वायरस जनरेट किया, जिसे हम कोविड-19 के नाम से आज जानते हैं। तो अब तक हम इस चीज को जान चुके हैं कोविड-19 क्या होता है, कोविड-19 को क्रिएट कैसे किया गया। तो अब अगर मैं पिछली जो बातें मैंने की हैं उसके मुतालिक अगर आपसे सवाल करूं कि आप क्या कहते हैं कि कोविड-19 हमारे पास एक बायो वेपन है या नहीं है, चलिए मैं आपको 2 सेकंड्स का टाइम देता हूं, आप लोग सोच के मुझे ये बताएं कोविड-19 हमारे पास एक बायो वेपन है या नहीं है। यस, यू पीपल आर एब्सोल्युटली राइट, आप लोग सही बोल रहे हैं कि कोविड-19 हमारे पास एक बायोलॉजिकल वेपन नहीं है। इस चीज को अगर मैं साबित करूं तो हमने बायो इन्फॉर्मेटिक्स में एक टर्म को यूज किया था जिसका नाम था जीनोम। जब हमने जीनोम सीक्वेंस लिया, साइंटिस्ट ने क्या किया, जो पिछले वायरसेस आया था उनका सीक्वेंस लिया, और जो फाइलोजेनेटिक ट्री, एक ट्री होता है जिससे हम एंसेस्ट्री रिलेशनशिप्स को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो जब हमने पुराने वायरसेस का सीक्वेंस उठाया और जो कोविड-19 के वायरस का सीक्वेंस उठाया तो वो दोनों आपस में रिलेट हो रहे थे। तो पहली बात, इस चीज ने हमें साबित कर दिया कि कोविड-19 को चाइना ने खुद जानबूझ के क्रिएट नहीं था करवाया, बल्कि ये हमारे पास एक वायरस जनरेट हुआ था। तो अगर मैं सेकंड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करूं तो साइंटिस्ट ने जब जीनोम का सीक्वेंस लिया था ना, तो उन्होंने देखा कि उसके अंदर एक हॉर्स शू बैट लाइक स्ट्रक्चर्स थे। तो इससे ये सेकंड पॉइंट वाज़ेह हो गया कि जब हमारे पास कोविड-19 क्रिएट हुआ था तो वो बैट वायरस की वजह से हुआ था। तो अब हमारे पास कोई ऐसा एविडेंस नहीं था जो कहता हो कि कोविड-19 एक बायो वेपन है। हालांकि एक पेपर तो ऐसा पब्लिश हुआ जिसके अंदर 96% जेनेटिकली आइडेंटिफाइड कर दिया था कि हमारे पास कोविड-19 बैट्स की वजह से आया है और पेंगोलिन्स जिसने हमें बाद में किया था उसकी वजह से ये पास हुआ है। तो अगर हम फिगर की बात करें तो फिगर के अंदर आपको येलो कलर के स्पाइक ग्लाइकोप्रोटीन शो हो रही हैं, और अगर हम आरएनए और एन प्रोटीन की बात करें तो ये पिंक कलर का जो स्ट्रैंड लाइक है ये हमारे पास आरएनए और एन प्रोटीन्स होते हैं जो कोविड-19 के अंदर मौजूद होते हैं। यस, यू पीपल आर एब्सोल्युटली राइट, आप लोग सही बोल रहे हैं कि कोविड-19 हमारे पास एक बायोलॉजिकल वेपन नहीं है। इस चीज को अगर मैं साबित करूं तो हमने बायो इन्फॉर्मेटिक्स में एक टर्म को यूज किया था जिसका नाम था जीनोम। जब हमने जीनोम सीक्वेंस लिया, साइंटिस्ट ने क्या किया, जो पिछले वायरसेस आया था उनका सीक्वेंस लिया, और जो फाइलोजेनेटिक ट्री, एक ट्री होता है जिससे हम एंसेस्ट्री रिलेशनशिप्स को
फाइंड आउट कर लेते हैं। तो जब हमने पुराने वायरसेस का सीक्वेंस उठाया और जो कोविड-19 के वायरस का सीक्वेंस उठाया, तो वो दोनों आपस में रिलेट हो रहे थे। तो पहली बात, इस चीज ने हमें साबित कर दिया कि कोविड-19 को चाइना ने खुद जानबूझ के क्रिएट नहीं था करवाया, बल्कि ये हमारे पास एक वायरस जनरेट हुआ था। तो अब तक हम इस चीज को जान चुके हैं कोविड-19 क्या होता है, कोविड-19 को क्रिएट कैसे किया गया। तो अब अगर मैं पिछली जो बातें मैंने की हैं उसके मुतालिक अगर आपसे सवाल करूं कि आप क्या कहते हैं कि कोविड-19 हमारे पास एक बायो वेपन है या नहीं है, चलिए मैं आपको 2 सेकंड्स का टाइम देता हूं, आप लोग सोच के मुझे ये बताएं कोविड-19 हमारे पास एक बायो वेपन है या नहीं है। आज की इन तमाम बात करने का मकसद असल में ये था कि कभी भी सुनी सुनाई बातों पर यकीन ना किया करें। जब तक हमारे पास उस चीज का प्रॉपर एविडेंस हमारे पास ना हो, तब तक हमें वो चीज नहीं माननी चाहिए। हालांकि हमें वो कहीं इंपॉर्टेंट सोर्स ही पता चली है, लेकिन जब तक हमारे पास एविडेंस ना हो तो हमें कोई भी चीज पर सुनी सुनाई बात पर अमल नहीं करना चाहिए। तो अगर मैं एक शॉर्ट नोट लूं कि आज हमने क्या चीजों को डिस्कस किया है, तो वो ये चीजें होंगी। पहली कि बायो वेपन क्या होता है। बायो वेपन एक किस्म के एजेंट्स होते हैं लोगों को मारने के लिए, ये एक सिंबल ऑफ वॉर है। दूसरी के एडवांटेजेस ऑफ बायो वेपन्स क्या है, ये बहुत कम कॉस्ट के होते हैं, इजीली अवेलेबल होते हैं, डिफिकल्ट टू क्योर होते हैं और ओवरऑल एक बेस्ट सोर्स है ऑफ वेपन है वॉर के अंदर। डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, ये बहुत ज्यादा डेथ कॉज करते हैं, इससे लोग डर जाते हैं और बहुत से और फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से कोविड बायो वेपन्स के हमारे पास बहुत ज्यादा डिसएडवांटेजेस हैं। तो अगर मैं एक शॉर्ट नोट लूं कि आज हमने क्या चीजों को डिस्कस किया है, तो वो ये चीजें होंगी। तो अब आप लोग ये चीज सोच रहे होंगे कि ऐसी चीज जिसके बहुत ज्यादा नुकसान आता है, जिसने बहुत ज्यादा डेथ को काज किया, तो उसके हमारे लिए क्या फायदे हो सकते हैं, क्या एप्लीकेशन हो सकती है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि बायो वेपन की हमारे पास एप्लीकेशंस क्या हैं। तो बायो वेपन्स का जब इलाज करना शुरू हुआ, जब बायो वेपन्स को क्योर करने के लिए साइंटिस्ट ने वर्क स्टार्ट किया, तो उससे क्या हुआ, टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस हो गए। ऐसी टेक्नोलॉजी हमारे पास क्रिएट होगी जिसके फायदे में क्या हुआ, बहुत से और डिजीज जो हमारे थे उनका हमें हल मिल गया। दूसरी चीज, इससे हम लोगों ने जीन थेरेपी एक टेक्निक है जिससे हम जीन की रिप्लेसमेंट करते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के साथ, और जो डिफॉल्ट यहाँ पे हमारे पास खराब जीन्स होते हैं उनको हम रिप्लेस कर देते हैं। तो इस काम में बहुत ज़्यादा आसानी कर दी उन टेक्नोलॉजीज ने जिनसे हम लोगों ने बायो वेपन्स को क्योर किया था। उसके अलावा हमने डिजाइनर रिलीज कर दिए कि बायोटेक्नोलॉजी को यूज करके ऐसे मैकेनिज्म को लॉन्च करे जिससे हमारे पास बहुत से डिजीज का हल मिल गया। तो अब आप लोग ये चीज सोच रहे होंगे कि ऐसी चीज जिसके बहुत ज्यादा नुकसान आता है, जिसने बहुत ज्यादा डेथ को काज किया, तो उसके हमारे लिए क्या फायदे हो सकते हैं, क्या एप्लीकेशन हो सकती है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि बायो वेपन की हमारे पास एप्लीकेशंस क्या हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को हमारी प्रेजेंटेशन पसंद आई होगी। अगर आपका किसी भी किस्म का कोई भी सवाल है तो हम आपको वेलकम करते हैं, आप हमसे भी ये सवाल पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रीशियस टाइम। थैंक यू।